सभी को मेरा नमस्कार। ऑनलाइन दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद शर्मा आज फिजिक्स का एक यूनिट आपके सामने लेके आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है और इस फर्स्ट यूनिट के 4 पार्ट हैं, जिसका पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चीज को हम दैनिक जीवन से जोड़कर देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ये कहाँ है। बिजली का कड़कना, या फिर बचपन में हमने एक प्रयोग किया था कि हमने प्लास्टिक के पेन को हमारे कपड़े पे बालों में रब करके रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित किया है। इसी तरह से किसी बर्थडे पार्टी में अगर हम एक बैलून को कपड़े के साथ रब करके दीवार पे चिपकाएं तो वो चिपक जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आते हैं। ये होते कैसे हैं वो तो हमें पता है, लेकिन क्यों होते हैं इसका रीजन हम आज समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेश। आज हम समझेंगे कि आवेश क्या है। अगर हम पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो 600 ईसा पूर्व, आज से 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक एम्बर नामक पदार्थ ढूंढा जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। उस एम्बर नामक पदार्थ को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रो कहा जाता है और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर अवस्था में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आवेश होता क्या है। तो आवेश वस्तुओं का एक गुण है जो कि विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर सकता है। अब बात करते हैं कि आवेश की प्रॉपर्टीज क्या है। तो आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, धन आवेश व ऋण आवेश। आवेशों के इन दो प्रकारों का जो नामकरण है वो नामकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 बेसिक कण होते हैं जो हमने बचपन की क्लासेस में पढ़ा है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि आवेश के गुण क्या क्या है। तो 4 गुणों की बात करेंगे हम आवेश के। पहला गुण है आवेश की योज्यता। इसका क्या तात्पर्य है? इसका सिंपल सा मीनिंग यह है कि आवेशों को जोड़ा जा सकता है, सिंपल मैथ्स की तरह बीजगणितीय योग किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी एक सिस्टम की बात की जाए, मान लो उसके अंदर 3 आवेश है, एक +5Q, प्लस के 3Q और माइनस का 3Q। तो अगर इसमें नेट आवेश की बात की जाए तो इन सबको जोड़ा जा सकता है, जोड़ करके हम इस पर नेट आवेश निकाल सकते हैं। तो यहां पर 5 और 3 8 में से 3 गए तो बच गए 5, यानी इस पर टोटल जो आवेश होगा वो होगा 5Q। यहां पर हम Q काम में ले रहे हैं आवेश को प्रदर्शित करने के लिए। आवेश को प्रदर्शित करने के लिए या डिनोट करने के लिए कैपिटल Q या स्मॉल q काम में लिया जा सकता है। तो ये तो है पहला गुण। दूसरे गुण की अगर अपन बात करें तो दूसरा गुण है आवेश का क्वांटीकरण। यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मिलिकन ने अपने तेल बूंद प्रयोग के द्वारा यह बताया कि किसी भी पदार्थ में अगर कम से कम कोई आवेश आएगा तो वो होगा 1e, अर्थात 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहां से हम यह भी देख सकते हैं कि कूलाम आवेश का मात्रक है। किसी भी पदार्थ में आवेश का कम से कम मान 1e होगा
यानी मूल आवेश या क्वांटम आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा, ये मिलिकन ने बताया। अब बात कर लेते हैं कि क्वांटीकरण होता क्या है। तो क्वांटीकरण में एक शब्द है क्वांटा, जिससे ये बना है। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, यानी कि हम केवल और केवल पैकेट्स का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर मुझे किसी को मार्कर देने हैं या मार्कर उससे लेने हैं तो क्या किया जा सकता है? एक मार्कर लिया जा सकता है, 2 लिए जा सकते हैं, 5 दिए जा सकते हैं, लेकिन कभी भी हाफ, 1.5, 2.5, 1.5, 2.5 इस तरह से ट्रांसफर नहीं हो सकता। यही बात मिलिकन ने बताई, जिसको हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आई होप आपको यह बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई बात क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवगत करा सकते हैं, मैं उसको फिर से वापस समझाने की कोशिश करूंगा। थर्ड वन, आवेश की निश्चरता। इसका मतलब यह है कि आवेश का मान वेग के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। चाहे वेग बदल जाए, आवेश का मान नहीं बदलता है। आवेश का जो मान विराम अवस्था में होगा वही मान गतिशील अवस्था में होगा, यानी कि Q एट रेस्ट इज इक्वल टू Q एट मोशन, ये दोनों इक्वल होंगे। फोर्थ वन, आवेश संरक्षण। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे ऊर्जा संरक्षण। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इनका स्थानांतरण किया जा सकता है, इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर हमने 92 यूरेनियम 238 का विखंडन देखा तो ये 90 थोरियम 234 के साथ 2He4 में विभक्त हो जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 92 यहां है, 90 और 2 यहां, कितने हो गए? 92, दोनों इक्वल है। इसका मतलब आवेश यहां पर संरक्षित है। 92 प्रोटॉन्स यहां पर है तो 92 प्रोटॉन्स वापस RHS में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवेश सदैव क्या रहता है? संरक्षित। अब एक विशेष चीज जो आवेश की निश्चरता से 1 नंबर का एक सवाल बनता है, अक्सर ध्यान नहीं देते हैं स्टूडेंट, तो आपको बताना चाहूंगा कि एक विशिष्ट आवेश होता है। इसको मैं अलग से आपको बता रहा हूं, आप लोग इसको अलग से नोट कर सकते हैं या इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो विशिष्ट आवेश की अगर अपन बात करें तो विशिष्ट आवेश, जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, विशिष्ट, जैसे विशिष्ट अतिथि होते हैं उनमें कुछ तो विशिष्ट होता होगा। इसमें विशिष्ट बात यह है कि इसके आवेश का मान गति के साथ, वेग के साथ परिवर्तित होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विशिष्ट आवेश। और विशिष्ट आवेश को दर्शाने के लिए Q/m काम में लेते हैं, यानी Q/m विशिष्ट आवेश है। अब बात कर लेते हैं हम, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक ले लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आवेश के मात्रक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SI मात्रक। 11th क्लास में हमने पढ़ा है SI मात्रक क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। SI मात्रक होता है कूलाम, जिसको C से डिनोट किया जा सकता है। और अब बात करते हैं अन्य मात्रक, क्योंकि कूलाम काफी बड़ा मात्रक होता है, तो अन्य मात्रक के रूप में हम कह सकते हैं 1 माइक्रो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 1 पीको कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम का मतलब 1 × 10⁻⁻6 कूलाम, और नैनो कूलाम का मतलब हो गया 1 × 10⁻⁹ कूलाम। 1 पीको का मतलब हो गया 1 × 10⁻12 कूलाम। CGS मात्रक की अगर अपन बात करें तो CGS मात्रक एक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या स्टेटिक यूनिट होती है। इसको आप फ्रैंकलिन भी कह सकते हो। अब एक बड़े मात्रक की बात कर लेते हैं। एक बड़ा मात्रक होता है 1 फेराडे।
1 फेराडे में 96,500 कूलाम, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो इसकी है 96,485 कूलाम। कई जगह 490 भी लिखा होता है, पर आप लोग 96,500 लिखो तो ये सही माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आवेश की विमा की। विमीय सूत्र क्या है? आवेश का विमीय सूत्र या आवेश की विमा 10th क्लास में हमने पढ़ा है I बराबर Q/T, यानी विद्युत धारा का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो यहां से हम कह सकते हैं Q बराबर I × T। I एम्पियर और T सेकंड में मापा जाता है, इसलिए हम इसका विमीय सूत्र कह सकते हैं A1T1। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे किया जाता है, आवेश को उत्पन्न कैसे कर सकते हैं। तो आवेश को उत्पन्न करने का तरीका, जैसा कि हमने ऊर्जा संरक्षण और आवेश संरक्षण में पढ़ा है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। तो फिर अभी मैं कह रहा हूं कि आवेश को उत्पन्न कैसे किया जा सकता है, तो ये आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि आवेश का अनुभव कब होगा, कब ऐसा होगा कि किसी चीज पर आवेश आएगा, या हम कह सकते हैं वो वस्तु आवेशित होगी। तो इसका एक ही तरीका है कि किसी भी उदासीन परमाणु में, शुरुआत में सभी परमाणु उदासीन होते हैं, उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लो किसी में 5 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये उदासीन हो गया। अब इसको अगर हमें आवेशित करना है तो इसका ये जो बैलेंस है कि 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, इसको हमें डिस्टर्ब करना होगा। तो इसको डिस्टर्ब कैसे किया जा सकता है? या तो प्रोटॉनों की संख्या को कम ज्यादा कर दो, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम ज्यादा कर दो। अब प्रोटॉनों की संख्या हमेशा ध्यान रखना कभी भी कम ज्यादा नहीं होती। उसके 2 कारण है, ध्यान रखना। पहला कारण, एक तो प्रोटॉन होता है नाभिक के भीतर, जहां परबल नाभिकीय आकर्षण बल होता है, और दूसरा कारण है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी होता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो तो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। अब आप खुद देख सकते हो कि इनमें से जो ज्यादा भारी है वो है प्रोटॉन 10⁻27 किलोग्राम, और वहां पर -31 किलोग्राम है। तो वो हल्का होने की वजह से किसी भी दूसरे परमाणु में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं स्थानांतरित होगा कैसे, वो क्या कारण है जिसकी वजह से स्थानांतरित होगा। तो उसके लिए हम 3 विधियां पढ़ते हैं। पहली विधि जिसको हम घर्षण विधि कहते हैं, दूसरी विधि जिसको हम चालन विधि कहते हैं, और तीसरी जो विधि है जिसको हम प्रेरण विधि कहते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। घर्षण विधि में क्या होता है, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। 2 वस्तुओं को आपस में अगर रगड़ा जाए तो उनमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। इसमें खास बात यह ध्यान रखना, उन दोनों में से कम एक कुचालक जरूर होना चाहिए। कम से कम एक कुचालक। सबको पता है कुचालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और जो धारा का चालन नहीं कर पाते हैं। इसकी एक और खास बात यह है, घर्षण विधि में दोनों में बराबर बराबर आवेश आता है, लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। सपोज करो कि ये जो मार्कर है इस पर अभी कोई आवेश नहीं है, अगर इसको कपड़े से रब किया जाए और मान लिया जाए कि इस पर +2 आवेश आ गया, +2 कूलाम, तो इस क्लॉथ पर -2 कूलाम आवेश आएगा। चालन विधि की बात करें तो चालन विधि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें संपर्क होता है, एक कंडक्टर की जरूरत होती है। 2 पदार्थों को या तो डायरेक्टली संयोजित कर सकते हैं, कांटेक्ट में लाया जा सकता है, या किसी तार के माध्यम से उनको आवेशित किया जा सकता है। इसमें दोनों क्या होगी, चालक। उसमें तो बराबर बराबर आवेश आ रहा था और विपरीत प्रकृति का आ रहा था। इसमें होगा तो इसमें भी बराबर, लेकिन आधा हो जाएगा, प्रारंभ का आधा और समान प्रकृति।
अब बात कर लेते हैं प्रेरण विधि की। देखो, जो एक एग्जाम्पल की बात करी थी हमने, कागज वाले एग्जाम्पल की बात की थी, पेन या कंघे से अगर अपन कागज को चिपकाते हैं तो वो चिपक जाते हैं। वो क्यों होता है? तो देखो, अगर हम कंघे को या पेन को क्लॉथ या बालों में रगड़ें तो रगड़ने से आवेश उत्पन्न हो जाता है उसमें, किसमें? कंघे में या उसमें पेन में। लेकिन कागज को किसने आवेशित किया? कागज तो अनावेशित है, और जब तक दो चीजें अनावेशित होगी तब तक ना तो उसमें आकर्षण हो सकता है ना प्रतिकर्षण। एक चीज मैंने मिस कर दी थी, बता देता हूं। प्लस और प्लस यानी कि सजातीय आवेश, चाहे वो माइनस और माइनस हो चाहे प्लस और प्लस हो, वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि प्लस और माइनस और प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कागज जो है उसमें किस तरह से आया, तो वहां पर प्रेरण विधि काम में आती है। प्रेरण विधि कैसे काम में आती है? जैसे ही मैंने इसको रब किया या रगड़ा तो ये मान लो कि धनावेशित हो गया। अब कागज के पास गया तो इसने कागज के ऋण आवेशों को, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया तो उस वजह से वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो एक बार वापस प्रेरण विधि थोड़ी डिटेल में पढ़ लो। प्रेरण विधि में एक आवेशित वस्तु की सहायता से एक अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क के, ध्यान रखना, बिना स्पर्श, बिना संपर्क, नो टचिंग के आवेशित किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझो इसे। मान लो कि ये एक गोला है, धातु का गोला है जो कि अनावेशित है, कोई आवेश नहीं है। इसको एक कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। ये कुचालक स्टैंड है। अब अगर हम इसे ऋण आवेशित करना चाहते हैं तब तो इसके पास एक धनावेशित छड़ लेकर आएंगे, और अगर इसे धनावेशित करना चाहते हैं तो इसके पास एक ऋण आवेशित छड़ लेकर आएंगे, यानी इसमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो हम इसे ऋण आवेशित करते हैं। एक में छड़ लेके आया जिस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये छड़ धन आवेशित है। जो ये छड़ इसके पास आएगी तो इसमें मौजूद जो प्रोटॉन है वो इससे दूर जाएंगे। अभी हमने बात करी थी कि एक प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए यहां प्लस प्लस सारे इधर आ जाएंगे और माइनस 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 आकर्षित होकर इधर आ जाएंगे। अब अगर हम इसे भू संपर्कित कर देते हैं तो ये धन आवेश सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं और इस पूरे पर कंप्लीट माइनस आवेश आ जाता है और ये ऋण आवेशित हो जाती है। तो मेरे हिसाब से प्रेरण विधि समझ में आई होगी। वो कागज वाला जो एग्जाम्पल है, कंघा कागज, उसमें यही होता है कि कागज प्रेरण विधि द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश प्राप्त कर लेता है, जिस वजह से वो आकर्षित होता है। अब हम बात करेंगे कि आवेश अगर किसी वस्तु में है तो उसका पता कैसे लगाया जाए। किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो उसके लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है जिसका नाम है स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी। जैसे जन्मपत्री वैसे स्वर्णपत्री, पर दोनों अलग अलग है। यहां पर आपको ध्यान रखना है स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसकी डिजाइन किस तरह की होती है? इसमें एक धातु की बनी केप होती है और इस केप के साथ ये धातु की रोड होती है और इस रोड के साथ दो पतली पतली सोने की पत्तियां होती है। ये सोने की पत्तियां बहुत ही हल्की होती हैं, तो हवा से ये दोनों विक्षेपित ना हो जाए, हिल ना जाए, इसके लिए इसे एक कांच के जार में बंद कर देते हैं। ये जो धात्विक छड़ है, अगर मैं यहां पर कोई एक धन आवेशित या ऋण आवेशित, मान लो ऋण आवेशित छड़ यहां टच करता हूं, तो वो ऋण आवेश कहां चला जाएगा? वो ऋण आवेश चला जाएगा इन दोनों पत्तियों में। यहां से कहां जाएगा? इन दोनों पत्तियों में। अब ये जो ऋण आवेश है, इस पर भी ऋण आवेश है और इस पर भी ऋण आवेश है, इस वजह से ये दोनों पत्तियां एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। तो यहां पर इन दोनों पत्तियों का फैलना या सिकुड़ना हमें यह बताएगा कि कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है
कूलाम बल नियम। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेश, शब्द नोट करना, स्थिर बिंदु आवेश केवल इन्हीं पर लागू होता है ये, के मध्य लगने वाले विद्युत बल के लिए एक सूत्र दिया और उसी सूत्र को हम कूलाम नियम कहते हैं। देखो वो सूत्र क्या है, वो क्या कथन है, तो उस कथन को समझने से पहले हम एक डायग्राम ले लेते हैं जो ये शो करे कि किस तरह से बल कार्य करता है। माना कि एक बिंदु आवेश है जिसको मैंने कह दिया Q1 और एक बिंदु आवेश है Q2, क्योंकि आवेश को Q से डिनोट करते हैं इसलिए पहले बिंदु आवेश को Q1 कह दिया और दूसरे को Q2 कह दिया। इन दोनों के बीच की दूरी को मान लिया कि वो स्मॉल r दूरी पर एक दूसरे से दूर स्थित हैं। अब कई फिर छोटे छोटे सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि r क्यों लिया, तो r इसलिए लिया भाई साहब, अगर आप 10 सेंटीमीटर लेते और एग्जाम में सवाल आ जाता 17 सेंटीमीटर तो उसे सोल्व करने में दिक्कत होती, r ले लिया, अब r की वैल्यू पुट करो, आराम से सोल्व हो जाता न्यूमेरिकल। अब हमें पता है कि कोई भी दो आवेश होते हैं वो एक दूसरे पर विद्युत बल लगाते हैं, तो वो विद्युत बल किस प्रकार का होगा वो तो हमें पता है कि अगर प्रकृति सेम होगी तो प्रतिकर्षण होगा और दोनों की प्रकृति अगर अलग अलग हुई तो उनमें आकर्षण होगा। मान लिया कि ये दोनों समान प्रकृति के हैं तो पहला वाला जो आवेश है वो इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, माना कि Q1 है वो Q2 पर F बल लगाता है, तो Q2 भी Q1 पर कितना बल लगाएगा F, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ। अब ये जो F फोर्स है इसके लिए कूलाम ने बताया कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2, अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। सेकंड बात जो बताई वो बताई कि F समानुपाती 1/r², अर्थात लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमें प्राप्त होता है F समानुपाती Q1 Q2/r²। और हम सबको पता है कि समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक समानुपातिक नियतांक, स्थिरांक या कांस्टेंट काम में लेते हैं। यहां पर हम कांस्टेंट काम में ले रहे हैं स्मॉल k, तो F बराबर हो गया K Q1 Q2/r²। ये कूलाम के नियम का गणितीय रूप है। अब बात कर लेते हैं कि K का मान कितना है, तो K जो है वो डिपेंड करता है कि वो निर्वात में है या माध्यम में है। अगर निर्वात में है तो K का जो मान होता है वैल्यू होती है फॉर्मूले के रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, या 9 इंटू 10⁻9। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, तो K का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और ये बटा कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि ये माध्यम में होता तो K क्या होता, तो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब बात कर लेते हैं ये है क्या एप्सिलॉन नोट, ये है क्या, तो एप्सिलॉन नोट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻12। मात्रक ऑब्वियसली बात है K का जो मात्रक है वो इसका मात्रक उल्टा होगा, तो इसको उल्टा कर दो, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन जो है वो है माध्यम की विद्युतशीलता। इसका मान सबके दिमाग में आएगा, इसका मान है फिर इसका क्यों नहीं है, तो माध्यम अलग अलग हो सकता है, निर्वात तो एक ही है,
कहीं चले जाओ, माध्यम अलग अलग हो सकता है, कहीं हो सकता है जल है, कहीं शहद है, कहीं तेल है, कहीं घी है, हो सकता है दोनों के बीच में कोई सुचालक माध्यम है। तो अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान भी अलग अलग होगा। इसके मान देखने से पहले हम बात करना चाहेंगे परावैद्युतांक की, जिसको हम एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं। इसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको विशिष्ट परावैद्युतता भी कहा जाता है। 3 नाम बताने के पीछे केवल एक ही मंतव्य है कि एग्जाम में अलग अलग नामों से सवाल पूछा जा सकता है। ये होता क्या है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आप एप्सिलॉन का मान निकाल सकते हो। अगर आपको एप्सिलॉन आर का मान पता हो तो हम बात करेंगे एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है, तो वो अपन देखते हैं। एप्सिलॉन आर का मान अगर हम निर्वात के लिए बात करें तो होता है 1। अगर ऑक्सीजन के लिए बात करें तो ऑक्सीजन के लिए इसका मान होता है 1.00053, और हवा के लिए अगर बात करें तो 1.00059, और अगर हम बात करें कि जैसे ग्लिसरीन है तो 42.5, और अशुद्ध जल जो शुद्ध जल होता है उसके लिए 80, और अगर हम बात करें किसी सुचालक के लिए या धातु के लिए तो उसका मान होता है अनंत। एप्सिलॉन आर का जो मान है वो ये मान है। और भी ऐसी बहुत सारी राशियां हैं, इन सबको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप पे आप निर्वात रख सकते हो, हवा रख सकते हो, सुचालक रख सकते हो, बाकी सारी चीजें आपको दे रखी होगी। अब एप्सिलॉन आर का अभी हमने फॉर्मूला देखा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। इसकी परिभाषा कही जा सकती है कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। तो बात आती है परावैद्युत क्या है, तो परावैद्युत शब्द आगे अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। परावैद्युत का मतलब होता है कुचालक। इसकी अन्य परिभाषा भी है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू वी कैन से एफ नोट बटा एफ एम। यहां एफ नोट क्या है, तो एफ नोट का मतलब होता है निर्वात में बल, और एफ एम का मतलब होता है माध्यम में बल। तो इस आधार पर भी हम एप्सिलॉन आर को परिभाषित कर सकते हैं। कई जगह इस एप्सिलॉन आर को कैपिटल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आप इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से कंफ्यूज मत होना। कैपिटल के और एप्सिलॉन आर सिंपल ही है। जो कूलाम नियतांक था वो स्मॉल के था। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। इंतजार रहेगा आपको भी और मुझे भी। जल्दी मिलते हैं फिर इसी डिजिटल दुनिया में।